नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, अब भी नहीं सुधरा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि सिंधु जल संधि भारत रद्द कर रहा है। यानी पाकिस्तान का 80% पानी रोकने की तैयारी कर ली गई है। दाने दाने को पाकिस्तान मोहताज होगा। यह कदम इतना बड़ा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि यह सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर है। वहीं वीजा रद्द, यात्रा रद्द, उच्चायोग खत्म, 20 देशों के साथ भारत की राजनयिक बैठक, भारत में विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रपति को ब्रीफिंग, इसके अलावा अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इटली का समर्थन और रूस का यह कहना कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। क्या पाकिस्तान मिट्टी में मिलने की राह पर चल चुका है? हद देखिए, भूखा नंगा पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे रहा है, भारत के साथ व्यापार रद्द करने की धमकी दे रहा है, जबकि इसके जरिए पाकिस्तान अपने टुकड़े करवाने की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। आज हम आपको बताएंगे सिंधु जल समझौते का नेहरू कनेक्शन और मोदी की सिंधु जल समझौते के जरिए स्ट्राइक तक का पूरा सच, साथ ही इंदिरा गांधी का शिमला समझौता और मोदी के पीओके लेने की प्लानिंग तक का पूरा सच और उसके बीच की बाधा शिमला समझौते के खत्म होने तक, क्योंकि अब तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हिंदुस्तान के सब्र का बांध टूट चुका है और पाकिस्तान को एक ऐसे सबक सिखाने की तरफ हिंदुस्तान चल रहा है जहां पहले उसको आर्थिक तौर पर मारा जाएगा, फिर उसकी कमर को राजनीतिक तौर पर तोड़ा जाएगा और फिर उस पाकिस्तान को ही तोड़ दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत कल उस वक्त हुई जब मोदी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। आज इन बड़े फैसलों के अंदर की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़े फैसले जरा देख लीजिए। जो पहला फैसला, सिंधु जल समझौता स्थगित करना। दूसरा फैसला, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, इसका ये असर होगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है और इसके अलावा असर इसका होगा, पाकिस्तानी भारत में नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तानियों का सार्क वीजा रद्द किया गया है, असर होगा पाकिस्तानियों के लिए भारत आने का आखिरी रास्ता बंद हो गया है। चौथा फैसला, पाक सैन्य सलाहकार भारत छोड़ेंगे, असर 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। रक्षा और सैन्य क्षेत्र में राजनयिक संबंध खत्म कर दिए गए हैं। और पांचवा फैसला, पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या कम की गई, असर अतिरिक्त स्टाफ को 1 मई तक वापस जाना होगा, कूटनीतिक दबाव इससे बढ़ेगा। लेकिन अब एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, जो वीजा रोका गया है, जो वीजा रद्द कर दिया गया, मेडिकल वीजा की तारीख 29 अप्रैल की गई, बाकियों को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या इससे पहले भी भारत ने कभी पाकिस्तान के वीजा को रोका है? बिल्कुल रोका है, हर बार जवाब दिया गया है। सबसे पहले दिसंबर 2001 संसद हमले के बाद पाकिस्तानी वीजा को रोक दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी वीजा को रोका गया। सितंबर 2016 उरी हमले के बाद वीजा को रोका गया। फरवरी 2019 पुलवामा हमले के बाद और साल 2020 कोविड-19 के चलते सीमित प्रतिबंध पाकिस्तानी वीजा पर लगाए गए। लेकिन जो सबसे बड़ी स्ट्राइक मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर की है, वो है दरअसल वाटर स्ट्राइक, जल युद्ध, जिसे खुद पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। एक तस्वीर के साथ आपको इसकी समझाने की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर है 19 सितंबर 1960 की। जरा इस तस्वीर को देखिए। यही वो तस्वीर जिसमें हिंदुस्तान का 80% पानी पाकिस्तान को देने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी।
तारीख थी 19 सितंबर 1960। इसमें आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? उसमें आपको दिखाई दे रहा है पंडित नेहरू हिंदुस्तान की तरफ से, अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से, और मिडिल मैन की भूमिका में मध्यस्थता करते हुए वर्ल्ड बैंक के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट विलियम एलिफ, जो मध्यस्थता कर रहे थे। अब यहां से एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या अगर भारत सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो क्या वर्ल्ड बैंक बीच में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वो मिडिल मैन की भूमिका में है, और मिडिल मैन सिर्फ तब समझौते पर बातचीत करा सकता है जब दोनों उसके पास पहुंचे। भारत क्यों जाएगा? इसलिए वर्ल्ड बैंक की भूमिका लगभग ना के बराबर। अगर पाकिस्तान को वहां जाकर रोना है तो वो जाकर अकेला रो सकता है, आंसू बहा सकता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी होगी, आंसू के जरिए बह जाएगा और हिंदुस्तान उसे पानी देगा नहीं। तो जरा समझिए सिंधु जल समझौता क्या है। दरअसल सितंबर 1960 में कराची के अंदर यह समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता तत्कालीन पीएम नेहरू और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल अयूब के बीच में हुआ था। सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करने का समझौता हुआ था। सिंधु जल संधि के तहत भारत को उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है, पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से भी करीब 90% पानी का उपयोग करता है। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हर साल सिंधु जल आयोग की बैठक अनिवार्य है, लेकिन कमाल की बात देखिए, सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30-31 मई 2022 को दिल्ली में हुई थी। 3 साल से कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक को दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण बताया था, लेकिन उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहा ही नहीं और इसलिए बैठक हुई भी नहीं। 1961 में संधि की जो शर्तें लागू की गई, जरा इनको आज आपको समझना चाहिए। क्यों हम पाकिस्तान के लिए हमेशा से इजी एक्सेस रहे, और हमारा ऐसा कौन सा प्रेम है पाकिस्तान से कि हम बार बार सिर्फ उसके हित के समझौते करते हैं, चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे वो सिंधु जल संधि समझौता हो। दरअसल 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई और इस तरह दोनों देशों के बीच एक जो बड़ा झगड़ा वो शांत हुआ। उस दौर में कहते हैं कि एक बड़ा झगड़ा था। इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 पूर्वी नदियों के पानी पर भारत का पूरा हक दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों के पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को नहीं देना था। भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में समझौता स्थगित करना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की 80% आवाम, खासकर पंजाब प्रांत का वो हिस्सा जहां सारे नेता, अधिकारी, आईएएस, आतंकवादी, आका और बाकी जो रहते हैं, वहां की जमीन सूख जाएगी। पानी के लिए वो लोग तरसेंगे, क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द होना सबसे ज्यादा उसी इलाके को प्रभावित करता है। इसका मतलब वहां अनाज के लिए भी तरसेंगे। और पाकिस्तान को नुकसान क्या क्या है, जरा इसको भी समझिए। पाकिस्तान की 80% खेती, इस आंकड़े को गौर से समझिए। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जो भूमि है वो सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर करती है, और इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे 237 मिलियन से ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। आप कह सकते हैं लगभग पूरे पाकिस्तान का जो कटोरा भरता है वो दरअसल इस पानी से पैदा हुए अनाज से ही भरता है। इसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान इसी पानी पर निर्भर है, और पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान के अंदर खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आएगी, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति पूरे तरीके से ठप हो जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। महंगाई अपने चरम पर होगी, सरकार के खिलाफ विरोध होगा और गृह युद्ध में पाकिस्तान चला जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि
भारतीय फौज को पाकिस्तान में ले जाकर उसको बर्बाद किया जाए, उससे पाकिस्तान की आवाम को उसकी सरकार के खिलाफ करके पाकिस्तान को ही अंदर से तोड़ दिया जाए। और जो मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलाया, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर ये पहले होता तो करगिल नहीं होता। अगर ये पहले होता तो ये जो आतंकवादी वहां की पानी से पैदा हुए अनाज को खाकर जहर उगलते हैं हिंदुस्तान के लिए, वो नहीं होता। हालांकि सच्चाई ये भी इसके बावजूद पाकिस्तान भूखा नंगा, जहां महंगाई हमेशा चरम पर रही है और इसलिए इसको वो खुद अपने वहां एक्ट ऑफ वॉर मान रहे हैं। और हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर ही माने, क्योंकि अगर वो वॉर में सीधे जमीनी तौर पर हिंदुस्तान से टकराएगा तो फिर उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत की 32 लोकसभा क्षेत्रों में सिंधु नदी का पानी जाता है और इसलिए हिंदुस्तान के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। लगभग 35.8% कृषि भूमि के रूप में उपयोग होती है, जबकि 1.85% क्षेत्र जल निकायों का है। यह बेसिन भारत की 32 लोकसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिनमें पंजाब की 13 है, जम्मू कश्मीर की 7 हैं, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की 4 हैं, जबकि राजस्थान की 3 और चंडीगढ़ का 1 संसदीय क्षेत्र शामिल होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये पूरे सिंधु क्षेत्र का पानी हिंदुस्तान के अंदर ही रह जाए तो हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो पानी से महरूम है वो हरित होता हुआ नजर आए और पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का ही पानी पीकर हिंदुस्तान को ही कोसा है, वो प्यासा मरने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक तरफ सिंधु जल संधि को तोड़ने की बात हुई, रद्द करने की बात हुई, तो पाकिस्तान को जरा देखिए। पाकिस्तान बौखला गया, उसको समझ नहीं आया कि वहां की आवाम को भला बेवकूफ कैसे बनाया जाए, खुद को कैसे दिखाया जाए कि वो भारत से टकरा सकता है। उसने एक ऐसा फैसला लेने की बात की जिसे आप आत्मघाती हमला पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं और जो भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पीओके को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। दरअसल हिंदुस्तान के पैरों के अंदर 2 बेड़ियां बांधी गई, एक सिंधु जल समझौते के जरिए, जिसके जरिए दुश्मन देश को हमेशा हरा भरा बनाने की साजिश रची गई, और दूसरा शिमला समझौते के जरिए, जिसमें कहा गया कि आप किसी भी विवाद को बैठकर निपटाएंगे, सेना के दम पर नहीं निपटा सकते। मतलब पीओके पर आप कभी स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप अपनी सेना को नहीं ले जा सकते, आपको बैठकर बातचीत के जरिए उसको सुलझाना पड़ेगा। एक पंडित नेहरू जी के टाइम पे हुआ, दूसरा शिमला समझौता इंदिरा जी के टाइम पर हुआ। जरा एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, तस्वीर जरा देखिए। यह तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण है और जो शायद जंग को समझते होंगे वो इस तस्वीर के मायने समझते होंगे। 2 जुलाई 1972 का वक्त, जिस दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तस्वीरों में आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच में शिमला के अंदर ऐतिहासिक समझौता हुआ था। हम इसको भारत विरोधी समझौता भी कहते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि शिमला समझौते की नींव भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पड़ी। अब 1971 के युद्ध को जाकर आप पढ़िएगा और पढ़िएगा कौन जीता कौन हारा, 2 तरीके से, एक जमीन पर और दूसरा टेबल पर। क्योंकि इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़कर आजाद करवा दिया था। यह वाकई में एक रणनीतिक तौर पर बड़ी जीत भारत के लिए थी, क्योंकि भारत 2 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था और उसको ट्रैवल के लिए इंडियन एयर स्पेस की हमेशा जरूरत पड़ती थी और उसको रोका नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग करता तो उसे 2 अलग अलग मोर्चे पर एक ही सेना से टकराना पड़ता, और इसलिए इंदिरा गांधी के दौर में जब बांग्लादेश बनाया गया, यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जीत थी। अब जरा समझिए फिर क्या हुआ। पाकिस्तान की सेना ने बाकायदा हिंदुस्तान की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, या यूं कहिए घुटने टेक दिए।
करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में थे। भारत ने पश्चिम पाकिस्तान के भी लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और इस युद्ध के करीब 16 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में समझौता हुआ और इसे ही शिमला समझौता कहा गया। और इस समझौते में क्या हुआ? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य करने, भविष्य में किसी भी विवाद को शांति और संवाद के जरिए सुलझाने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। इस समझौते में तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से हल करेंगे। किसी तीसरे देश या संस्था को इसमें हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस समझौते का एक अहम बिंदु यह भी था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर में नियंत्रण रेखा को एक दूसरे की स्वीकृति के साथ मान्यता देंगे। इसे कोई भी पक्ष एक तरफा रूप से नहीं बदलेगा। दोनों देशों ने यह भी संकल्प लिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग, युद्ध या भ्रामक प्रचार का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन आपको करगिल युद्ध याद होगा? याद होगा बिल्कुल। हर साल में न जाने कितनी आतंकवादी गतिविधियां याद होंगी आप। उस देश के साथ यह समझौता किया गया जिसका कोई ईमान ही नहीं है, जो भरोसे लायक नहीं है, जो आजादी के पहले दिन से हिंदुस्तान का दुश्मन है। और कमाल की बात देखिए, भारत ने इस समझौते के तहत 90,000 पाकिस्तान सैनिकों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, जो कब्जे की जमीन थी, यानी कि जिस पर भारत ने विजय हासिल की, भारतीय सेना ने विजय हासिल की, उसको भी वापस पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन पीओके नहीं लिया गया। वहीं पाकिस्तान ने उस दौर में कुछ भारतीय कैदियों को छोड़ने की तस्वीरें दिखाई। यह प्रमाण आवश्यक नहीं कि उस दौरान जितने बंदी पाकिस्तान ने बनाए, क्या वो सभी छोड़े गए या नहीं छोड़े गए। हाँ, यह जरूर है कि हमने 90,000 छोड़ दिए थे, हमने वो हिस्सा भी छोड़ दिया था जो हमारी सेना ने जीता था, लेकिन पीओके हम नहीं लाए। उल्टा संधि करके आ गए कि भाई बातचीत से सुलझाएंगे, और उसके बाद करगिल पाकिस्तान करता है। अब पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी देकर आत्मघाती हमला किया है, क्योंकि समझौते को रद्द करके पाकिस्तान ने बता दिया कि वो शांति के पक्ष में न था और न है। साथ ही यह भी साबित कर दिया कि वो शांतिपूर्ण समाधान नहीं बल्कि सिर्फ जंग की जुबान समझता है। इसके साथ ही भारत अब पीओके को हासिल करने के लिए सैन्य अभियान के लिए स्वतंत्र है। वो शिमला समझौते की बेड़ी में नहीं बंधा है। पीओके को हासिल करने में शिमला समझौता हमेशा से भारतीय सेना के पैरों में बेड़िया बना रहा। भारत के लिए यह अच्छा हुआ कि इसको पाकिस्तान की तरफ से रद्द करने की बात सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान, बौखलाया हुआ पाकिस्तान क्या कह रहा है कि वो भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा। तो पहले तो जरा यही देख लीजिए कि भारत पाकिस्तान भेजता क्या है और पाकिस्तान से भारत आता क्या है। जरा इसको देखिए, और ये आपके लिए भी है, क्योंकि ट्रेड अगर पाकिस्तान बंद करने की बात कर रहा है, हम उन सामान का इस्तेमाल ही बंद कर दें जो पाकिस्तान से आते हैं। जरा देखिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जो भारत वहां से आयात करता है उसमें ड्राई फ्रूट्स है, उसमें तरबूज है, उसमें सीमेंट है, उसमें सेंधा नमक है, पत्थर है, चूना है, चश्मों का ऑप्टिकल है, कॉटन है, स्टील है, कार्बनिक केमिकल्स हैं, मेटल कंपाउंड है और चमड़े का सामान है। इनमें से सारी चीजों को आप त्याग सकते हैं बतौर भारतीय, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान पर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान भारत से क्या लेता है, अब इस पर गौर फरमाइए। वो चावल लेता है, वो फल लेता है, मसाले, चाय, प्याज, लहसुन, आलू, दाल, छोले और चने। मतलब अगर भारत ने छोड़ दिया उसको देना तो वो भूखा मर जाएगा, और दूसरा पानी उसको मिल नहीं रहा है तो भूखा प्यासा पाकिस्तान होगा। इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई में पाकिस्तान पूरे तरीके से बददिमाग हो चला है। वो दोस्ती अगर हिंदुस्तान से करता तो बेहतर होता, लेकिन उसने दुश्मनी को चुना, और वो भी सीने में खंजर बार बार घोपे। वो आतंकवाद के जरिए अपने चेहरे को दिखाता है,
शिमला समझौते को रद्द करने की बात कहकर भारत को पीओके के लिए स्वतंत्र करता है, वो कारोबार को बंद करके अपने ही वहां के नागरिकों को भूखा मरने पर मजबूर करता है। अब जरा यह भी देखिए कि क्या वाकई में भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ने वाला है। कितने का व्यापार है, कितने मिलियन डॉलर का व्यापार है, जरा इसको भी देख लीजिए। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.21 अरब डॉलर का रहा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में यह 1.35 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। 18-19 में भारत से कुल 2066.56 करोड़ का ही एक्सपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान से कुल 494.87 करोड़ रुपए की वस्तुएं आयात की गई है, बहुत ज्यादा नहीं। दोनों देशों के बीच कुल 2561.44 करोड़ का व्यापार हुआ। वहीं 2017-18 में कुल 2412.83 करोड़ रुपए के व्यापार से 6% ज्यादा रहा है। और इससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पाकिस्तान से मिल सकता है वो किसी भी देश से मिल सकता है। और ज्यादातर चीजें तो ऐसी हैं जिनका दोहन भारत हिंदुस्तान के अंदर ही कर सकता है। अब जरा यह समझिए कि जो फैसले लिए गए उसमें एक फैसला यह भी लिया गया कि हाई कमीशन जो है उस पर एक्शन होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एडवाइजर्स को अवांछित घोषित किया गया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया गया। वहीं पाकिस्तान से भारत ने अपने सलाहकार बुला लिए। सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाएगी। वहीं स्टाफ घटाने से पाकिस्तान की कूटनीति को भी झटका लगा है। इससे इतर अगर बात करें तो जरा ये भी देखिए कि इसका असर क्या होगा। यह फैसला भारत पाकिस्तान के रिश्तों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने को दर्शाता है, मतलब रिश्तों को तोड़ने से जुड़ा है। इससे दोनों देशों के वीजा, ट्रेड, सिविल, हेल्प जैसे डिप्लोमेटिक कामों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानियों को भारत में वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एजुकेशन, ट्रैवल और हेल्थ सेक्टर को नुकसान होगा और ये पाकिस्तान के लिए बेहद घातक होगा। इसके अलावा वीजा सर्विस रोकने से क्या होगा, इसको भी समझिए। भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर भी रोक लगाई है। दरअसल ये एक सांकेतिक असर भी है। अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करेगा। साथ ही पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। साथ ही भारत से हर एक पाकिस्तानी को भेजने की प्लानिंग है। यह पाकिस्तान से हर तरीके से संबंध को तोड़ने के जैसा है। वहीं जो भारत आने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, जरा एक बार इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए। देखिए, साल 2017 में 44,266 यात्री भारत आए। साल 2018 में 41,659 यात्री आए। साल 2019 में 39,018 यात्री। साल 2020 में 14,232 यात्री। साल 2021 में 8,163 और साल 2022 में 16,637 यात्री भारत आए। अब इनमें से जितने भी इस वक्त भारत में होंगे उनको तत्काल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ेगा। लेकिन अब जरा देखिए, एक बार जंग की स्थिति बने तो भारतीय सेना कहां खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं खड़ी है मुकाबले में। जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए कि भारत अगर विकल्प को चुनता है तो क्या होगा। भारत की आबादी 140 करोड़, पाकिस्तान में है 24 करोड़। सैन्य सर्विस के लिए फिट 51 करोड़ भारत में, पाकिस्तान में सिर्फ 8 करोड़। हर साल सेना में शामिल होंगे 2 करोड़ 36 लाख, यहां सिर्फ 46 लाख। एक्टिव सेना जो भारत के पास है 14.5 लाख है, उनके पास सिर्फ 6.5 लाख है। रिजर्व सेना भारत के पास 11.5 लाख है, उनके पास सिर्फ 5.5 लाख है। पैरामिलिट्री भारत के पास 25.2 लाख है, जबकि उनके पास सिर्फ 5 लाख है। और ये ग्लोबल फायर पावर के जरिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आगे जरा देखिए, हम आकलन कर रहे हैं, तीनों सेनाओं का आकलन एक बार करते हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम तीनों सेनाओं का कंपैरिजन देखते हैं तो क्या होगा। कहीं नहीं है। देखिए, भारत के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 577 है, पाकिस्तान के पास 363। इसके अलावा डेडिकेटेड अटैक जो है वो 130 है, इधर 90 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 254 है, इनके पास सिर्फ 60 के आसपास है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 353 भारत के पास हैं, उनके पास थोड़े ज्यादा हैं। स्पेशल मिशन क्राफ्ट हमारे पास 73 हैं, उनके पास 25 हैं। एरियल टैंकर भारत के पास 6 हैं, उनके पास 4 हैं।
हेलीकॉप्टर भारत के पास 807 हैं, उनके पास 322 हैं। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास 36 हैं। इसके अलावा देखिए जरा जमीनी लड़ाई अगर होती है तो भारत के पास 4614 कुल टैंक है, पाकिस्तान के पास 3742 हैं। भारत के आर्म्ड व्हीकल 1,08,082 हैं, उनके पास 77,771 हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 100 हैं, उनके पास थोड़ी ज्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो इस लड़ाई में नेवी को भी एक बार देख लेते हैं। भारत के पास कुल फ्लीट 295, उनके पास 114 है। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 है, उनके पास 0 है। सबमरीन भारत के पास 18, पाकिस्तान के पास 9 है। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 11 है, उनके पास सिर्फ 2 हैं। इसके अलावा फ्रिगेट्स उनके पास 6, हमारे पास 12 हैं। और हर मुकाबले में हम उनसे ज्यादा है। पेट्रोल वेसल उनके पास सिर्फ 48, भारत के पास 138 है। लेकिन अब देशों की बात कर लेते हैं। भारत के साथ कौन कौन है? भारत के साथ अघोषित तौर पर पूरा खाड़ी है, वो भारत के खिलाफ नहीं आएगा। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इसके अलावा अमेरिका, इजराइल, ये सब देश भारत की तरफ है। पाकिस्तान की तरफ कौन है? सिर्फ एक चाइना खड़ा नजर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और चाइना इस वक्त अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है और उसको भारत के साथ रिलेशन को मजबूत करने हैं। ऐसे में अगर पीओके को लेने के लिए भारत पाकिस्तान से भिड़ता है तो चाइना भी सीधा भारत से नहीं टकराएगा, क्योंकि एक तरफ वो ट्रेड वॉर में है और दूसरी तरफ वो वॉर का हिस्सा अगर बनता है तो इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि बाकी सारे देश भारत की तरफ है। तो क्या वाकई वक्त आ चुका है हिसाब चुकाने का और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का? यह सरकार को तय करना है, सेना को तय करना है। नमस्कार। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।